तो आ, आज की इस गहन चर्चा में आपका स्वागत है। जी बिल्कुल। आज हमारे सामने जो विषय है वो किसी भी देश के वजूद, उसकी राजनीतिक व्यवस्था और उसके भविष्य से सीधा जुड़ा है। बहुत ही गहरा विषय है। आज हम भारत के संविधान और उसकी संशोधन प्रक्रिया की गहराई में उतरने वाले हैं। सही कहा आपने। और आज हमारे पास काफी सारा रिसर्च मटेरियल है, दस्तावेज हैं, कुछ विस्तृत नोट्स हैं जो संविधान के अनुच्छेदों को समझाते हैं। हाँ, और मेरे पास वो चार्ट भी है जो संशोधन की जटिल विधायी प्रक्रियाओं को दिखाता है। बिल्कुल, और साथ ही 1950 से लेकर अब तक के ऐतिहासिक बदलावों की एक पूरी टाइमलाइन भी हमारे पास। जी। तो आज की इस चर्चा का हमारा मिशन बहुत स्पष्ट है। हमें इस भारी भरकम कानूनी ढांचे को डिकोड करना है। हमें समझना है कि जो नियम 1.25 अरब से ज्यादा लोगों के देश को चलाते हैं, वो खुद समय के साथ कैसे बदलते हैं। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल। मतलब जब हम कहते हैं कि देश का सर्वोच्च कानून बदला जा सकता है, तो ये सुनने में थोड़ा विरोधाभास लगता है ना। कैसे? मेरा मतलब है, अगर कानून सर्वोच्च है तो वो स्थायी क्यों नहीं है, उसे बदलना क्यों है? देखिए, एक बहुत ही वाजिब सवाल है और असल में यही इस पूरे विषय की सबसे बड़ी खूबसूरती भी है। अच्छा। हाँ, भारत का संविधान कोई ऐसा निर्जीव दस्तावेज नहीं है जिसे बस एक बार लिखकर किसी तिजोरी में बंद कर दिया गया हो। ये एक जीवंत दस्तावेज है जिसे हम लिविंग डॉक्यूमेंट कहते हैं। लिविंग डॉक्यूमेंट? जी। हमारे संविधान निर्माताओं को ये भली भांति पता था कि 1950 के दशक का भारत और 21वीं सदी का भारत वो एक जैसे तो बिल्कुल नहीं हो सकते। बिल्कुल नहीं। समाज की जरूरतें, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक चुनौतियां, ये सब बदलेंगी। सही बात है। इसलिए उन्होंने इस दस्तावेज को ऐसा बनाया कि ये समय के साथ ढल सके, खुद को अपडेट कर सके और नई पीढ़ियों की आकांक्षाओं को जगह दे सके। ये नजरिया बाकी दुनिया से काफी अलग लगता है मुझे। हाँ, काफी अलग है। क्योंकि मैंने जो नोट्स देखे हैं, अगर हम संवैधानिक इतिहास पर नजर डालें तो कुछ देशों ने पूरी तरह से अलग रास्ते चुने हैं। उदाहरण के लिए जैसे ब्रिटेन का ही उदाहरण लें, वहां कोई एक लिखित संविधान नहीं है। तो वहां के कानूनों को बदलना लगभग उतना ही आसान है जितना कि संसद में कोई सामान्य बिल पास करना। जी, ये बहुत ज्यादा लचीलापन देता है उनके सिस्टम को। और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका है। उनका संविधान इतना कठोर है कि वहां संशोधन करना किसी पहाड़ को धकेलने जैसा है। दशकों लग जाते हैं एक छोटे से बदलाव के लिए। बिल्कुल। लेकिन भारत ने इन दोनों अतियों से बचते हुए एक बीच का रास्ता चुना है। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि भारत ने संशोधन की इस विशिष्ट और संतुलित प्रक्रिया की प्रेरणा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली है। अच्छा, दक्षिण अफ्रीका से? जी। भारतीय संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 के तहत ये शक्ति सीधे तौर पर संसद को दी गई है। अनुच्छेद 368 साफ करता है कि संसद अपनी विधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए संविधान के प्रावधानों में कुछ जोड़ सकती है, कुछ हटा सकती है या उनमें सुधार कर सकती है। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये अधिकार केवल भारत की संसद के पास है ना? बिल्कुल सही पकड़े आप। देश के किसी भी राज्य के विधानमंडल या विधानसभा के पास संविधान में संशोधन का प्रस्ताव लाने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन एक मिनट, मैं कुछ सोच रहा था। जी बताइए। अगर ये अधिकार केवल संसद के पास है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अगर केंद्र में किसी सरकार के पास एक बहुत बड़ा प्रचंड बहुमत आ जाए तो वो मनमानी कर सकते हैं? हाँ, तो वो पूरे के पूरे संविधान को अपनी मर्जी से पलट सकते हैं। क्या ये एक लोकतांत्रिक ढांचे के लिए एक बहुत बड़ा खतरा नहीं है? ये एक बहुत ही तार्किक और गहरी चिंता है। और आपको बता दूं, 1970 के दशक तक ये एक बड़ा राजनीतिक सवाल भी बना रहा था। तो फिर इसका समाधान क्या निकला? समाधान ये है कि ऐसा नहीं है कि संसद सब कुछ बदल सकती है। यहीं पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित संविधान की बुनियादी संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत एक ढाल बनकर सामने आता है। बेसिक स्ट्रक्चर? मैंने इसके बारे में पढ़ा है, पर ये कोई लिखी हुई चीज तो नहीं है ना? नहीं, ये कोई भौतिक ढांचा या संविधान में लिखा हुआ नियम नहीं है। ये न्याय शास्त्र का यानी ज्यूरिस्प्रूडेंस का सिद्धांत है। इसे थोड़ा आसान शब्दों में समझाएंगी? बिल्कुल। आसान शब्दों में समझें तो संसद संविधान के किसी भी हिस्से में बदलाव कर सकती है, मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। ठीक है। लेकिन वो संविधान की बुनियादी संरचना को नष्ट या कमजोर नहीं कर सकती। मतलब कुछ चीजें ऑफ लिमिट्स हैं? हाँ, जैसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीय ढांचा, स्वतंत्र चुनाव और न्यायपालिका की स्वतंत्रता।
ये कुछ ऐसे मूल स्तंभ हैं जिन्हें कोई भी बहुमत वाली सरकार नहीं गिरा सकती। तो ये सिद्धांत तानाशाही के खिलाफ एक बहुत मजबूत सुरक्षा कवच का काम करता है। बिल्कुल करता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। संसद की शक्तियां असीमित नहीं हैं। चलिए अब इस संशोधन की पूरी विधायी प्रक्रिया को कदम दर कदम समझते हैं। जी जरूर। जमीन पर यह काम कैसे करता है? जब मैंने इन विधायी प्रक्रियाओं के चार्ट का अध्ययन किया तो मुझे एक बात काफी दिलचस्प लगी। क्या? आमतौर पर हमें लगता है कि संविधान बदलने जैसे गंभीर मुद्दे के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति या किसी विशेष प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती होगी। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। लेकिन असल में हमारे दस्तावेज बताते हैं कि इस विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की कोई आवश्यकता ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है। इसे लोकसभा या राज्यसभा में सरकार के किसी मंत्री या यहाँ तक कि किसी भी निजी सदस्य, जैसे हम प्राइवेट मेंबर कहते हैं, उसके द्वारा भी पेश किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को जानबूझ के इतना खुला रखा गया है ताकि विधायी प्रणाली में लोकतांत्रिक खुली बहस की गुंजाइश रहे। सही है। हालांकि विधेयक को सदन में पेश करना एक बात है और उसे पारित कराना बिल्कुल अलग चुनौती है। हाँ, पास कराना इतना आसान नहीं है। बिल्कुल नहीं। दोनों सदनों में इसे विशेष बहुमत से पारित किया जाना अनिवार्य होता है। विशेष बहुमत? जी। और सबसे बड़ी बात जो इसे सामान्य कानूनों से अलग करती है वो ये है कि अगर किसी संशोधन पर लोकसभा और राज्यसभा के बीच असहमति हो जाए क्या होगा? तो अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक यानी जॉइंट सिटिंग बुलाने का कोई प्रावधान नहीं है। अरे, और ये जॉइंट सिटिंग का ना होना राजनीतिक रूप से बहुत बड़े मायने रखता है। बिल्कुल रखता है। साधारण बिलों में तो सरकारें लोकसभा के अपने बड़े बहुमत का फायदा उठाकर राज्यसभा की आपत्तियों को संयुक्त बैठक में दरकिनार कर देती हैं। हाँ, वो अपने नंबर गेम से बिल पास करवा लेते हैं। लेकिन संविधान संशोधन में ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है। दोनों सदनों को अपने अपने दम पर अलग अलग इस विधेयक को पास करना ही होगा। सही कहा। मतलब ऊपरी सदन जो राज्यसभा है, जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, उसकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता है। बिल्कुल। और यही वो जगह है जहां राज्यों की असल भूमिका भी सामने आती है। वो कैसे? देखिए, यदि कोई संशोधन विधेयक संविधान के संघीय प्रावधानों को प्रभावित करता है, यानी ऐसे नियम जो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे से जुड़े हैं, तो वहां केवल संसद का काम नहीं है। ऐसे विधेयक को संसद के विशेष बहुमत के बाद देश के कम से कम आधे राज्यों की विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से अनुमोदित या रैटिफाई किया जाना आवश्यक है। आधे राज्य, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। जी। और इसके बाद ही ये राष्ट्रपति के पास जाता है। और राष्ट्रपति के पास जाने के बाद की कहानी भी ऐतिहासिक रूप से बदल चुकी है। हाँ, 24वें संविधान संशोधन के बाद से। हमारी नोट्स में इसके बारे में काफी स्पष्ट लिखा है कि एक नियम तय कर दिया गया है। जी। जब कोई संविधान संशोधन विधेयक संसद और आवश्यक होने पर राज्यों से पारित होकर राष्ट्रपति के पास पहुंचता है, तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हैं। बिल्कुल। वे इसे वीटो नहीं कर सकते, इसे रोक नहीं सकते और ना ही संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। उन्हें साइन करना ही पड़ेगा। हाँ। अब हम उस बिंदु पर आते हैं जहां संशोधन के प्रकारों को समझना जरूरी है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। जी, क्योंकि संविधान में हर बदलाव एक ही कठोर प्रक्रिया से नहीं गुजरता। इसे 3 स्पष्ट श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी कौन सी है? पहली श्रेणी है साधारण बहुमत द्वारा संशोधन। साधारण बहुमत? हाँ, ये सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 50% से अधिक की सहमति से हो जाता है। तो इसका इस्तेमाल किन चीजों के लिए होता है? इसका उपयोग मुख्य रूप से प्रशासनिक सुविधा के लिए होता है, जैसे नए राज्यों का निर्माण करना हो, मौजूदा राज्यों की सीमाओं या नामों में परिवर्तन करना हो, या जैसे संसद के कोरम में बदलाव या सांसदों के वेतन भत्ते तय करना। बिल्कुल। तकनीकी रूप से इन्हें अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता, लेकिन ये संविधान की संरचना में बदलाव जरूर करते हैं। अब आते हैं दूसरी श्रेणी पर, जो विशेष बहुमत वाली है, और यह आधुनिक गठबंधन की राजनीति में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। हाँ, क्योंकि इसमें संख्या जुटाना आसान नहीं होता। इसमें सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत चाहिए होता है, और साथ ही उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत भी चाहिए, जो कि बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। जब भी नागरिकों के मौलिक अधिकारों या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों, यानी सरकार के लिए तय किए गए कल्याणकारी लक्ष्यों में कोई बदलाव करना हो,
तो यही विशेष बहुमत काम आता है। ये एक बहुत ही कड़ा मापदंड है। हाँ, ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी सरकार केवल अपने सामान्य बहुमत के दम पर नागरिकों के बुनियादी अधिकारों की रूपरेखा को न बदल सके। और तीसरी श्रेणी तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा जटिल है। विशेष बहुमत और आधे राज्य विधानमंडलों का अनुमोदन। जी, जैसा कि हमने पहले चर्चा की, इसका उपयोग तब होता है जब बदलाव सीधे तौर पर देश के संघीय ढांचे पर असर डालता हो। सही कहा। उदाहरण के लिए अगर राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका बदलना हो, या उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों से जुड़े नियम बदलने हों, या फिर केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों की जो 7वीं अनुसूची है उसमें बदलाव करना हो, यहाँ तक कि स्वयं अनुच्छेद 368 में ही कोई बदलाव करना हो तो भी यही प्रक्रिया लगेगी। बिल्कुल। इन सब के लिए राज्यों की सहमति अनिवार्य है। अब इन नियमों और प्रक्रियाओं को असल राजनीति और इतिहास के पन्नों में उतरकर देखते हैं। चलिए टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। अगर हम 1950 से लेकर 1990 के दशक तक के संशोधनों को देखें, जो टाइमलाइन हमारे पास है, तो ये किसी सत्ता के संघर्ष और देश के विकास की कहानी जैसा लगता है। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो ये समझना आसान हो जाएगा कि ये प्रक्रिया जमीन पर कैसे काम करती है। तो शुरुआत कहाँ से हुई? आजादी के तुरंत बाद 1951 में ही पहला संविधान संशोधन आ गया था। इतनी जल्दी? हाँ, क्योंकि उस समय की सबसे बड़ी चुनौती थी जमींदारी प्रथा को खत्म करना और भूमि सुधार लागू करना। लेकिन लोग तो संपत्ति के अधिकार को लेकर अदालतों में जा रहे थे। बिल्कुल। तब पहले संशोधन के जरिए 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची, इसका क्या काम था? ये एक तरह का ऐसा सेफ वॉल्ट या तिजोरी थी जिसमें डाले गए कानूनों को न्यायिक समीक्षा यानी कोर्ट के दखल से बाहर रखा जा सके। ये तो बहुत ही स्मार्ट कदम था उस वक्त के हिसाब से। जी। इसके बाद 1956 का 7वां संशोधन बहुत महत्वपूर्ण था। इसने भारत के पूरे राजनीतिक नक्शे को फिर से खींचा। राज्यों का पुनर्गठन। हाँ, राज्यों के पुराने ए, बी, सी, डी वर्गों को खत्म करके भाषा के आधार पर 14 नए राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। लेकिन अगर सत्ता के सबसे बड़े टकराव की बात करें, जो मैंने इन दस्तावेजों में देखा है, तो वो 1970 के दशक में देखने को मिला। आप 42वें संशोधन की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, 1976 का 42वां संविधान संशोधन, जिसे अक्सर मिनी संविधान भी कहा जाता है। ये शक्तियों के केंद्रीकरण का एक बहुत बड़ा उदाहरण था। इसने तो बहुत कुछ बदल दिया। संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। और नागरिकों के लिए एक नया भाग 4 क भी जोड़ा गया, जिसमें मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। और इसी संशोधन ने एक तरह से न्यायपालिका की शक्तियों को सीमित करने का भी प्रयास किया था। बिल्कुल। और राजनीति में हर बड़ी क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। तो इसकी प्रतिक्रिया क्या थी? 42वें संशोधन द्वारा लाए गए असंतुलन को ठीक करने के लिए 1978 में 44वां संविधान संशोधन लाया गया। ये नागरिक स्वतंत्रता को बहाल करने के लिए था ना? जी, ये बहुत अहम था। आपातकाल के अनुभवों से सीखते हुए राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के नियमों को सख्त किया गया। हमारे नोट्स के मुताबिक पहले आपातकाल लगाने का एक आधार आंतरिक अशांति था, जो कि बहुत ही अस्पष्ट और व्यक्तिपरक शब्द था। तो इसे बदलकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया ताकि इसका राजनीतिक दुरुपयोग न हो सके। साथ ही इसी संशोधन ने संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटाकर उसे केवल एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया, ताकि विकास कार्यों के लिए भूमि अधिग्रहण में आसानी हो। जी, ये एक बहुत ही स्पष्ट उदाहरण है कि कैसे संविधान समय की राजनीतिक वास्तविकताओं के साथ कदम ताल कर रहा था। और 1980 और 90 के दशक में जो बदलाव हुए, उन्होंने तो सीधे तौर पर आम नागरिक की जिंदगी को प्रभावित किया। जैसे कि 1985 का 52वां संशोधन, दल बदल विरोधी कानून। बिल्कुल, राजनीति में बार बार पार्टियां बदलने की जो आयाराम गयालाम संस्कृति थी, उसे रोकने के लिए कानून लाया गया और 10वीं अनुसूची जुड़ी गई। लेकिन अगर हम जमीनी असर की बात करें तो 1988 का 61वां संशोधन भारतीय राजनीति के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। मतदान की उम्र वाला? हाँ, मतदान करने की उम्र 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई। इसका असर ये हुआ कि रातों रात लाखों कॉलेज जाने वाले युवा एक बहुत बड़ा वोट बैंक बन गए। और राजनीतिक दलों को मजबूरन युवाओं के रोजगार और शिक्षा जैसे मुद्दों पर अपनी नीतियां बदलनी पड़ी। इसके बाद 1991 में 69वें संशोधन ने दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर का विशेष दर्जा दिया। और सत्ता के विकेंद्रीकरण का सबसे बड़ा काम, यानी शक्तियों को दिल्ली या राज्य की राजधानियों से निकालकर सीधे आम जनता तक पहुंचाने का काम, वो 1992 के 73वें और 74वें संविधान संशोधन ने किया।
बिल्कुल। 73वें संशोधन ने ग्राम पंचायतों को और 74वें संशोधन ने नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। इन संशोधनों ने 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़कर ये सुनिश्चित किया कि जमीनी स्तर पर लोकतंत्र सिर्फ एक विचार न रहे बल्कि एक संवैधानिक संस्था के रूप में काम करे। ये तो 20वीं सदी की बात हुई। अगर हम 2000 के बाद के आधुनिक युग में आए तो संशोधनों का फोकस प्रशासन को पारदर्शी बनाने और नई अधिकारों को परिभाषित करने पर रहा है। हाँ, टाइमलाइन में दिख रहा है कि 2002 के 86वें संविधान संशोधन ने एक बहुत ही बुनियादी बदलाव किया। शिक्षा का अधिकार। जी, इसने अनुच्छेद 21A जोड़कर 6 से 14 साल के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया। ये देश के मानव संसाधन के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। फिर 2003 में 91वां संशोधन आया जिसने तय किया कि मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा या विधानसभा की कुल क्षमता के 15% से ज्यादा नहीं होगी। इसने जंबो कैबिनेट बनाने की जो राजनीतिक रेवड़ियां बटा करती थीं, उन पर लगाम लगाई। और 2011 में 97वें संशोधन ने सहकारी समितियों यानी कॉपरेटिव्स को बढ़ावा देते हुए उन्हें मौलिक अधिकार और भाग 9B का हिस्सा बनाया। इन प्रशासनिक बदलावों के बीच एक ऐसा संशोधन भी हुआ जिसने विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति के अंतिम केंद्र को लेकर एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि आखिर न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? हमारे यहाँ तो कॉलेजियम प्रणाली है। हाँ, जहाँ आसान शब्दों में कहें तो न्यायाधीश ही अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। लेकिन 2014 में संसद ने 99वां संविधान संशोधन सर्वसम्मति से पारित किया था। इसका उद्देश्य इस कॉलेजियम को हटाकर एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी NJAC बनाना था, जिसमें सरकार का भी दखल हो। संसद ने इसे पास किया, आधे राज्यों ने इसे मंजूरी भी दे दी। लेकिन 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। न्यायालय का तर्क क्या था? उनका तर्क था कि ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप है, जो कि संविधान की बुनियादी संरचना का हिस्सा है। वही बेसिक स्ट्रक्चर जिसकी हमने चर्चा की थी। जी, हमारी चर्चा की शुरुआत में जिस बेसिक स्ट्रक्चर की हमने बात की थी, ये उसका सबसे जीवंत और शक्तिशाली उदाहरण है कि कैसे वह आज भी काम कर रहा है। ये वाकई एक दिलचस्प संस्थागत टकराव था। पिछले एक दशक में भी कई ऐसे संशोधन हुए हैं जिन्होंने अर्थव्यवस्था और समाज के ढांचे को सीधा प्रभावित किया है। जैसे 2014 में 100वें संशोधन के तहत भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते को लागू किया गया। लेकिन जिस संशोधन ने आम आदमी की जेब और देश के व्यापार को सबसे ज्यादा प्रभावित किया, वो था 2016 का 101वां संशोधन। जी, वस्तु एवं सेवा कर यानी GST। बिल्कुल। आज हम रेस्टोरेंट में जो बिल देते हैं या जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, उसकी कर प्रणाली इसी संशोधन की देन है, जिसने पूरे भारत को एक अप्रत्यक्ष कर ढांचे के तहत ला दिया। इसके बाद सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व के क्षेत्र में कई संरचनात्मक बदलाव हुए हैं। हमारे नोट्स के अनुसार 2018 में 102वें संशोधन के जरिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और फिर 2019 में 130वां संशोधन आया। इसने सार्वजनिक रोजगार और शिक्षा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी EWS के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की। और ये सिलसिला लगातार जारी है। 2020 में 104वें संशोधन ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण की समय सीमा को 80 साल तक बढ़ा दिया। और साथ ही एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण सीटों को समाप्त कर दिया। 2021 में 105वें संशोधन ने राज्यों को अपनी अलग सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची बनाने की शक्ति वापस लौटा दी। और हाल ही में 2023 का 106वां संविधान संशोधन अधिनियम एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम रहा। महिला आरक्षण विधेयक। जी, इसने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सभी सीटों में से 1/3 यानी 33% सीटें आरक्षित कर दी हैं। ये राजनीतिक प्रतिनिधित्व के नजरिए से एक ऐसा संरचनात्मक बदलाव है जिसका असर आने वाले दशकों की राजनीति पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। बिल्कुल। तो इस सब का असल मतलब क्या है? आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि संविधान के अनुच्छेद और अनुसूचियां सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हैं। हमारा संविधान एक ऐसा लचीला और मजबूत ढांचा है
जिसने देश के विकास के साथ खुद को ढाला है। जमींदारी हटाने से लेकर युवाओं को 18 साल में वोट देने का हक देने तक, शिक्षा को अधिकार बनाने से लेकर जीएसटी लागू करने तक, और महिलाओं को संसद में 1/3 हिस्सेदारी देने तक संविधान संशोधन की ये प्रक्रिया ये सुनिश्चित करती है कि देश आगे बढ़े। इसके अलग अलग स्तन ये सुनिश्चित करते हैं कि बदलाव हों, लेकिन वे व्यापक सहमति से हों, न कि किसी भी सत्ता की जल्दबाजी में। ये प्रक्रिया शक्ति और संतुलन का एक बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। लेकिन इस चर्चा के अंत में मैं एक ऐसे विचार की ओर ध्यान खींचना चाहूंगी जो हमारे भविष्य के बहुत करीब है। जी बताइए। हमने देखा कि बुनियादी संरचना का सिद्धांत संसद की शक्तियों को कैसे सीमित करता है और हमारे अधिकारों की रक्षा करता है। लेकिन जरा सोचिए, आज हमारी दुनिया जिस रफ्तार से तकनीकी रूप से बदल रही है, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा प्राइवेसी, सर्विलेंस और साइबर स्पेस के युग में गहराई से प्रवेश कर चुके हैं। ये तो है। क्या हम जल्द ही ऐसी स्थिति में पहुंच सकते हैं जहां हमें पूरी तरह से नए बुनियादी अधिकारों की आवश्यकता हो? ऐसे अधिकार जिन्हें वर्तमान संशोधन प्रक्रिया और यहाँ तक कि हमारी अदालतें भी परिभाषित करने में संघर्ष करें? एक बहुत ही गहरा सवाल है। जब मशीनें और एल्गोरिथम्स हमारे रोजमर्रा के फैसले लेने लगेंगे और हमारा सारा जीवन डेटा के रूप में क्लाउड पर होगा, तब संविधान के मूल ढांचे की पुरानी सीमाएं कहाँ खत्म होंगी और भविष्य की तकनीकी आवश्यकताएं कहाँ से शुरू होंगी? क्या हमारा ये संशोधन का ढांचा 21वीं सदी के इन अदृश्य और अपूर्व बदलावों को अपनी बुनियादी संरचना में जगह दे पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में हमारे लोकतंत्र की दिशा तय करेगा। एक ऐसा सवाल जो सचमुच हमें अपने वर्तमान अधिकारों और भविष्य की चुनौतियों के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। श्रोताओं को इन सवालों पर विचार करने और तकनीक तथा कानून के इस नए टकराव को समझने के लिए आमंत्रित करते हुए हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।